हेलो स्टूडेंट। आज अब अपनी क्लास में सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा जो इतिहास श्रृंखला है उसके तहत हम आज बात करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल को इतिहास में दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जैसा कि आप सीजीपीएससी में प्रश्न अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि इस बार की मुख्य परीक्षा में ऋग्वैदिक समाज को आदर्श समाज कहा गया है, ऐसा करके एक प्रश्न पूछा गया है। यानी इस बार सीजीपीएससी ने ऋग्वैदिक जो समाज है उसके बारे में आपसे जानना चाहा है। देखिए, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल का समाज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे पूरे भारतीय संस्कृति का आधार है। इसलिए हर एक एस्पिरेंट को वैदिक काल को एक कला और संस्कृति के रूप में अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ऋग्वैदिक काल समाज, साथ ही साथ हम आज की वीडियो में ऋग्वैदिक समाज के अलावा जो ऋग्वैदिक काल का धर्म है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और जब आप इसे पढ़ लेंगे समाज एवं धर्म के बारे में, तब आप तुलनात्मक रूप से आप अध्ययन करें उत्तर वैदिक काल का, जिस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो है ऋग्वैदिक काल, उसके समय का समाज एवं धर्म। जब आप इसे पढ़ लेंगे फिर तुलनात्मक रूप से आप अध्ययन करेंगे उत्तर वैदिक काल का। आइए आते हैं कि ऋग्वैदिक काल समाज किस प्रकार था, कौन कौन सी उसकी प्रमुख विशेषताएं थी। तो अगर हम लोग पूर्व वैदिक काल के समाज की बात करें तो ये तो आपको पता ही है कि पूर्व वैदिक काल की जानकारी का हमारे पास एक ही स्रोत है और वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जैसा उल्लेखित करेगा उसी के अनुरूप ही हम पूर्व वैदिक काल को व्याख्या कर सकते हैं। तो पूर्व वैदिक काल के समाज की बात करें, उनके सामाजिक जीवन के बारे में बात करें, तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो सामाजिक जीवन होता है इसके अंतर्गत पढ़ा क्या जाता है। तो किसी भी दौर के अगर आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला समाज और दूसरा है समाज में महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि किसी भी समाज को एक विकसित समाज होने की जो संज्ञा दी जाती है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की स्थिति की होती है। इसलिए अगर आप पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं और आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि क्या ऋग्वैदिक समाज एक आदर्श समाज था, तो फिर आप सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे और सामाजिक जीवन के अंतर्गत आप उस समय के समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। और हमारे पास ऋग्वैदिक काल का एक ही स्रोत है, वो है ऋग्वेद। अगर हम ऋग्वेद को पढ़ें, अब देखिए आपको आंसर स्टार्ट कैसे करना है। ये तो हमारा हुआ एक भूमिका हुई, आंसर को आप स्टार्ट करेंगे और यह बताएंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, देखिए आपको फैक्ट पे भी काम करना है। ऋग्वेद का आप लिखेंगे 10वां मंडल में जो पुरुष सूक्त है, तो पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 4 वर्णों का उल्लेख है। तो 4 जो वर्ण है, सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में होता है और ये 4 वर्ण आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र होते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है लिखते समय कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, इसका आधार क्या है, क्योंकि आधार के आधार पर ही आप यह स्पष्ट कर पाएंगे कि ये समाज का वर्गीकरण है कि विभाजन है। जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो इस 4 वर्णों का जो आधार है वो है कर्म। इसका अभिप्राय ये होता है कि पूर्व वैदिक काल में समाज में जो 4 वर्ण पाए जाते हैं
उन चारों वर्णों का आधार कर्म था। कर्म आधार होने से यह स्पष्ट है कि ऋग वैदिक काल में जो समाज है अभी उसका विभाजन नहीं हुआ है। यह समाज का वर्गीकरण है। देखिए हिंदी में ध्यान देना है, वर्गीकरण। अगर आप यहां लिखते हैं कि ये विभाजन है तो ये गलत शब्द होगा, क्योंकि ये अभी रिजिड नहीं है, ये एकदम फ्लेक्सिबल है। यानी इसमें अभी वो दृढ़ता नहीं पाई गई है, क्योंकि आधार कर्म है और कर्म आधारित होने से यहाँ पर एक खास बात यह है कि कोई भी किसी भी वर्ण में आ और जा सकता है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पूर्व वैदिक काल में समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। इस वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म ना होकर क्या था, कर्म था। ऐसा करके आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। यानी आपने यह बता दिया कि समाज में वर्गीकरण आ चुका है, 4 वर्ण हैं, परंतु इन चारों वर्णों का आधार कर्म है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसे एक आदर्श समाज की संज्ञा दी गई है। तो आदर्श इस अभिप्राय पे है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो आगे जाकर भले जातियां बन गई, परंतु यहाँ पर ये वर्ण है और इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है। आप अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, जितनी भी पाश्चात्य सभ्यता है, इसको आप एक विकसित समाज कहते हैं, उस समाज में भी आपको इस प्रकार के वर्ग दिखाई देंगे। तो ये वर्ग का होना ये समाज का एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसलिए इस वर्ण व्यवस्था का होना ऋग्वैदिक समाज का कोई नकारात्मक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करता है। तो ये हो गया समाज के बारे में स्थिति। अब सबसे महत्वपूर्ण है वो है पूर्व वैदिक काल के सामाजिक जीवन के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, समाज को यदि आपको कहना है कि ये विकसित समाज है कि ये पिछड़ा समाज है, उसका एक महत्वपूर्ण आधार है उस समाज में महिलाओं की स्थिति। अगर स्थिति उन्नत है, उच्च है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह समाज भी विकसित समाज होता है। अब देखते हैं पूर्व वैदिक काल में समाज में क्या अवस्थिति है महिलाओं की। ये आपका पैराग्राफ चेंज हो रहा है। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, यहाँ पर आपने इंट्रो दिया और आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया, वर्ण व्यवस्था के आधार के बारे में बताया और ये स्पष्ट कहा कि ये समाज का विभाजन नहीं, अपितु यह समाज का 4 वर्णों में वर्गीकरण है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्गीकरण, इस शब्द पर ध्यान देंगे। अब आप करेंगे पैराग्राफ चेंज एंड अब आप बताएंगे इस समाज में महिलाओं की स्थिति। अगर आप महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप यहां पर महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे। तो महिलाओं की स्थिति का जब आप वर्णन करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आगे जाकर भारतीय समाज में कुछ ऐसी कुप्रथाएं विद्यमान हुई जिसका सीधा संबंध महिलाओं से है। जैसे मैं 2-3 कुप्रथाओं को बोर्ड में लिख रहा हूं, जिनमें से पहला नाम ही काफी प्रसिद्ध है, यह है सती प्रथा। इसी प्रकार बाल विवाह, इसी प्रकार है आपका पर्दा प्रथा। अगर हम इन तीनों प्रथाओं के बारे में बात करें तो इसका सीधा संबंध महिलाओं से है और ये कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं जो आगे जाकर हमारे समाज में आपको दिखाई देती है। अब आपको ये देखना है कि महिलाओं से संबंधित इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं वो ऋग्वैदिक काल में विद्यमान थी कि नहीं। तो अगर हम फैक्ट की बात करें, हम ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद में ऐसी किसी भी प्रकार की प्रथाओं का कोई उल्लेख नहीं है। तो आप ये अपने आंसर में लिख सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं से संबंधित इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं वह विद्यमान नहीं थी। इसका कोई भी उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त नहीं होता। ये हो गया फैक्ट। अब इसको हम लोग लॉजिक के साथ भी चेक करेंगे कि वाकई में ये प्रथाएं थी कि नहीं। क्या हो सकता है कि ऋग्वेद में इसे ना लिखा गया हो, अभी हम क्रॉस चेक करेंगे। तो ये आपका पहला पॉइंट होगा, महिलाओं से संबंधित कुप्रथाएं जो आगे जाकर भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा बनी, परंतु फिलहाल पूर्व वैदिक काल में ऐसी किसी प्रकार की कुप्रथाएं विद्यमान नहीं थी। इसका कोई भी उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त नहीं होता। आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ऐसी एक और प्रथा है, वो है विधवा पुनर्विवाह। आप सब देखते होंगे हमारे समाज में जो विधवाओं की स्थिति है वो प्राचीन काल से लेकर अभी तक अत्यंत दयनीय है।
और अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो आप ये देखेंगे कि विधवाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता था वो कभी भी उचित नहीं रहा है। एक अनुचित व्यवहार किया गया है विधवाओं के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण है उनके पुनर्विवाह की बात। यदि कोई पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए तो वह समाज में आसानी से अपना दूसरा विवाह कर सकता था। पर यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो उसे जीवन भर एकाकी जीवन जीना पड़ता था। किसी शुभ अवसरों पे उसे नहीं ले जाया जाता था। यानी एक बहुत ही दयनीय स्थिति में इनकी स्थिति रही। अगर मैं ये कहता हूं कि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि विधवा पुनर्विवाह को मान्यता थी, वैधता थी, इससे यह स्पष्ट है कि महिलाओं को लेकर पूर्व वैदिक काल समाज अत्यंत ही उन्नत दृष्टिकोण और सोच रखता था। इसका मतलब है कि 3 प्रकार की कुप्रथाओं का कोई उल्लेख नहीं है और ऋग्वेद में बकायदा विधवा पुनर्विवाह के बारे में लिखा है। ये आपको अवश्य लिखना है, इसीलिए ही हमने पूर्व वैदिक काल के समाज को एक आदर्श समाज कहा है। यानी अगर हम आज की बात भी करें और हमें किसी समाज से अगर प्रेरणा लेनी हो तो ऋग्वैदिक समाज आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और यही आशय था सीजीपीएससी मेंस में पूछे गए उस प्रश्न का। यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में कि महिलाओं से संबंधित कुछ कुप्रथाएं जो आगे जाकर भारतीय समाज में विद्यमान हुई, इसका कोई उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त नहीं होता, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा। इसमें यह भी लिखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह को वैधता थी, यानी मान्यता प्राप्त थी। ऋग्वेद स्पष्ट करता है यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो सामान्यतः उसके पति के छोटे भाई अर्थात उसके देवर से उसका विवाह कर दिया जाता था। तो ये स्पष्ट करता है कि पूर्व वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अब आप चेंज करेंगे पैराग्राफ। अब हम बात करेंगे महिलाओं से संबंधित कुछ अधिकारों की। देखिए मेंस है तो लिखने का अपना एक तरीका होता है। अब हम आएंगे महिलाओं की कुछ अधिकारों की। और मेरा ये मानना है कि किसी भी वर्ग के विकास के लिए जो सबसे बड़ा अधिकार तब भी और आज भी है वो है शिक्षा। तो ये देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था कि नहीं। विद द फैक्ट जाएंगे, ऋग्वेद को हम पढ़ेंगे और ऋग्वेद में उन तथ्यों को लाएंगे जो ये स्पष्ट करेंगे कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ऋग्वेद में यह स्पष्ट लिखा है कि महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, अर्थात महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है। और बकायदा ऋग्वेद में कुछ उच्च शिक्षित महिलाओं के नाम भी लिखे हुए हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में ये नाम 1-2 ठो लिख सकते हैं। ऋग्वेद में अपाला, लोपामुद्रा जैसी महिलाओं का नाम है जिन्हें ऋषि महिला का दर्जा दिया गया है। और इन्होंने बकायदा ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन किया है। ऋषि महिला कह रहे हैं आप। यदि हमारे प्रथम वेद में महिलाओं ने मंत्रों का संकलन किया है, इससे स्थिति स्पष्ट है कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति आज के समाज की तुलना में भी उन्नत बनी हुई थी, बेस्ट थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे धर्म का प्रथम वेद है ये। और प्रथम वेद होने के अनुसार इसमें बहुत सारे मंत्र हैं। और उन मंत्रों को अगर मैं ये कहता हूं कि वो मंत्रों का संकलन ऋषि महिलाओं जैसे कि अपाला, लोपामुद्रा, घोषा ने किया है, इससे ये स्पष्ट होता है आपको कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति इन बिंदुओं के आधार पर तो सबसे बेस्ट थी। तो आप ये लिखें। इसके अलावा एक तथ्य और भी है, ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है अमाजु। इसे आप जरूर लिखें, अमाजु। ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द अमाजु यह स्पष्ट करता है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित कर दिया और आजीवन अविवाहित रहा, तो आजीवन अविवाहित रहते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित करने वाली जो महिलाएं होती थी
उन महिलाओं को ऋग्वेद में अमाजु कहा गया है। इस तथ्य को आप लिखें, ये तथ्य स्पष्ट करता है कि महिलाओं के पास शिक्षा का अधिकार था और विवाह उनके लिए कोई बंधन नहीं था। यदि वो चाहती है कि वो अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित करे तो वो कर सकती थी। ऐसी उच्च शिक्षित महिलाएं जिन्होंने विवाह नहीं किया, संपूर्ण जीवन शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित किया, ऐसी महिलाओं को ऋग्वेद में अमाजु कहा गया है। ये वो फैक्ट है जिसको आपको वहां डालना था। क्योंकि हम आज की समाज की बात भी करें, लड़कियां जैसे 24-25 की होंगी तो कहीं ना कहीं विवाह के रूप में उन्हें दबाव दिया डाला जाएगा, नहीं बेटा विवाह करना है, शादी अनिवार्य है, सामाजिक बंधन है। पर आप देखिए कि ऋग्वेद काल में महिलाओं से संबंधित ऐसा कुछ भी नहीं था। वो चाहे विवाह करें, चाहे तो विवाह न करें। इसे फ्रीडम ऑफ चॉइस कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है उनके विकल्प का। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसे आप और से लिखें, तभी तो फिर आप लास्ट में कॉन्क्लूड कर पाएंगे निष्कर्ष के रूप में कि इसीलिए ऋग्वैदिक समाज को आदर्श समाज की संज्ञा दी गई है। इन तथ्यों पे बात करना है आपको कि ऐसी स्थिति महिलाओं की जो आप देख रहे हैं अभी और देखेंगे, वैसी स्थिति कालांतर से लेकर वर्तमान में आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी। आइए देखते हैं और तथ्यों बात करते हैं। देखिए पूरा खेल तथ्यों का है। ये हो गया आपका पहला अधिकार, ये है शिक्षा का अधिकार। दूसरा आते हैं हम लोग राजनीतिक अधिकार। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपने दर्शन में स्पष्ट कहा है कि किसी वर्ग के उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा का अधिकार और उसके बाद होता है उनका राजनीतिक अधिकार, जैसा कि आप आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें राजनीतिक अधिकारों की, तो साहब आप सब जानते ही हैं कि पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो राजनीतिक संस्थाएं थी। एक और भी थी विदत, पर चूंकि उसका संबंध महिलाओं से नहीं है, तो पूर्व वैदिक काल में सभा एवं समिति दो प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं होती थी और ऋग्वेद स्पष्ट करता है कि इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी होती थी। यदि महिलाओं की इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी है तो इससे स्पष्ट है कि महिलाओं को पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि किसी भी वर्ग की उच्च स्थिति को यदि आप जानना चाहते हैं तो आपके पास दो तथ्य हैं। पहला कि उनके पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और दूसरा है उनके पास राजनीतिक अधिकार। इतिहास में आपने कई बार देखा है कि लोग इसी शिक्षा, समानता और राजनीतिक अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किए हैं, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो सभा और समिति नामक दो प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ये स्पष्ट करती है कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही उच्च बनी हुई थी। सर इसीलिए ऋग्वैदिक समाज को एक आदर्श समाज की संज्ञा दी गई है। तो पहला पॉइंट था समाज में वर्ण व्यवस्था का होना, किंतु उसका आधार जन्म ना होकर कर्म होना। दूसरा है महिलाओं की उन्नत स्थिति, जैसा कि किसी प्रकार की कुप्रथाओं का न होना, विधवा पुनर्विवाह को ऋग्वैदिक मान्यता प्राप्त होना, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना, महिलाओं के पास स्वतंत्रता का अधिकार का होना, महिलाओं के पास राजनीतिक अधिकार का होना। इस चीजें स्पष्ट करती हैं कि उस समय की महिलाओं को उच्च अधिकार प्राप्त था। इसमें एक दो कंटेंट आप और डाल सकते हैं, जैसा कि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद स्पष्ट करता है कि महिलाएं युद्ध में भाग लेती थी। युद्ध में भाग लेना, तो यदि महिलाएं युद्ध में भाग ले रही हैं, इसका अभिप्राय यह होता है कि महिलाएं सैनिक के रूप में कार्य कर रही हैं। यदि महिलाएं सैनिक के रूप में कार्य कर रही हैं, इससे स्पष्ट है स्टूडेंट कि उस काल में पर्दा प्रथा विद्यमान नहीं थी। पर्दा प्रथा का मतलब होता है महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन, यानी उनको घर के चार दीवारी पर रखना।
पर अगर पर्दा प्रथा होती तो महिलाएं ना तो सभा और समिति नामक राजनीतिक संस्थाओं में भाग ले पाती, ना वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जा पाती, और सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं का सैनिक के रूप में युद्ध में भाग लेना स्पष्ट करता है कि पूर्व वैदिक काल में किसी प्रकार की पर्दा प्रथा नहीं थी। ये हो गया विथ लॉजिक। तो इतना सारा जो हमने बोर्ड पे लिखा है, अब इसको आपको कॉन्क्लूड करना होता है। कॉन्क्लूड का मतलब ये है कि अब आप बताएं कि आपके दृष्टिकोण से जो ऋग्वैदिक समाज है तो पूरा तथ्यों को प्रस्तुत करने के बाद अब आप आए निष्कर्ष पे। और निष्कर्ष यही है कि पूरे भारतीय इतिहास से लेकर वर्तमान तक यह समाज सबसे उन्नत समाज था और आने वाले समय के लिए से लेकर वर्तमान तक एक आदर्श क्या रहा है समाज। इस समाज की प्रमुख विशेषताओं के कारण ही जब आप निष्कर्ष पे जाते हैं तो जो भी आपने ऊपर लिखा है उसे एक लाइन में आपको कॉन्क्लूड करना है कि उन्नत समाज है, एक आदर्श समाज है, और इसीलिए इस आदर्श समाज के संदर्भ में ही स्वामी दयानंद सरस्वती, अब देखो एक नया क्वेश्चन मिल रहा है आपको, बस अब ये पीएससी का नया वैरायटी है। अभी पूछा है कि भाई ऋग्वैदिक समाज एक आदर्श समाज था, अगली बार इसी कंटेंट घुमाएगा और कहेगा कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका जो प्रसिद्ध कथन है वेदों की और लौटो, इसका क्या अभिप्राय है। इसका भी कंटेंट वही है जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में ही 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट कहा था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, अर्थात उस समाज की ओर लौटो जहां पर किसी प्रकार की जात पात ऊंच नीच की भावना नहीं थी, जहां पर महिलाओं की एक उन्नत स्थिति थी। तो यही संदर्भ था स्वामी दयानंद सरस्वती का, अपने वाक्य वेदों की ओर लौटो। तो अब यहां से आपके लिए और नया प्रश्न आ गया है। अब इसका उत्तर जब आप लिखेंगे ध्यान रखना है कि आपको ऋग्वैदिक समाज को ही बताना है, साथ में एक कंटेंट और बढ़ेगा, वो है ऋग्वैदिक काल का धर्म, जिस पर हम अपने अगले वीडियो में वृहत रूप से चर्चा करेंगे। आज का विषय था कि ऋग्वैदिक समाज को एक आदर्श समाज कहा गया है, क्यों, वो आपको उत्तर मिल गया। इसी संदर्भ में 19वीं शताब्दी में दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर क्या लौटो, इसका क्या अभिप्राय है ये हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।